नमस्कार, रियल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुराल की चौखट। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओहो सोना, तुम कब समझदार बनोगी? अब तुम्हारी शादी होने जा रही है। तुम अपना बचपना छोड़ दो और मेरी एक एक बात ध्यान से सुनो और मेरे द्वारा कही हुई हर बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना। शादी के बाद ससुराल जाकर किसी की भी बातें मत सुनना। कोई तुम पर हुक्म चलाए तो उसे मत मानना और किसी की रोक तो बिल्कुल भी मत सहना। तेरे सास ससुर तो बातें बहुत मीठी करते हैं लेकिन बहुत चालाक लगते हैं। लेकिन तू बिल्कुल भी मत डरना। अगर वह लोग तुझे कुछ कहें तो तू पलट कर तुरंत जवाब देना। बस अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रखना, उसकी नस पकड़ लेना, समझी? फिर मौका देखकर सास ससुर से जल्दी ही अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अकेली रहेगी तो बहुत राज करेगी और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सोना यह सब बातें सुनकर असमंजस में हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और वैसे भी आकाश के माता-पिता बहुत अच्छे हैं। सोना बड़ी ही मासूमियत के साथ यह सब बातें कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अपनी माँ के लिए नाराजगी भी थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो तुझे ससुराल में रहने के तौर तरीके सिखा रही थी ताकि तू अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जी सके। दुनिया बड़ी चालाक है बेटी, आजकल लड़कियों को दो कदम आगे रहना पड़ता है। निर्मला जी अपनी बेटी सोना की शादी के कुछ दिन पहले उससे बातें करते हुए यह सब बातें उसे समझा रही थी। निर्मला जी जिनके पति का देहांत 5 वर्ष पहले हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा ललित उनसे अलग रहता था और बेटी सोना की शादी नजदीक थी और वह चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद अपनी जिंदगी के साथ समझौता ना करना पड़े। इसलिए आज वह यह सब अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी और जैसे जैसे वह बोल रही थी, सोना के मन में उसकी अपनी माँ की बातें दिमाग में बैठने लगी थी। उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। सोना अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ एक बात समझ नहीं आई, मेरे पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएंगे? आपको क्या लगता है यह बात संभव भी है? माँ ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे सोना, पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उसकी जरूरत बन जाए, फिर तो वह वही करेगा जो तू चाहेगी। पत्नी चाहे तो अपनी ससुराल को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक भी बना सकती है। कहते कहते उनकी स्वर में अचानक कड़वाहट आ गया। तू अपनी भाभी को ही देख, हफ्ते भर पे ही तेरे भाई को हम सबसे दूर लेकर चली गई। सोना ने माँ की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुककर बोली, अच्छा माँ, यह सब छोड़ो, आप यह बताओ, आपने भैया को फोन किया या नहीं? अपनी बेटी सोना की बात सुनते ही निर्मला जी गुस्से से भर जाती हैं। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया है और करूंगी भी नहीं। पर क्यों माँ? आप भैया से कब तक नाराज रहोगी? सोना ने अपनी माँ से पूछा। निर्मला जी आंखों में आंसू लेकर खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मुझे बहुत ज्यादा दुखी किया है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। लेकिन माँ, सोना की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ ने उसे बीच में ही छोड़ वह गुस्से से तमतमाते हुए अपनी कुर्सी से उठी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया।
सोना हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी एक ही ओर टिकी थी और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने आखिर ऐसा भी क्या किया था? माँ उन्हें माफ नहीं कर सकती। वह सोच ही रही थी। दरअसल बात यह थी कि ललित कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की सुनैना से प्यार कर बैठा था। सुनैना गरीब घर से थी, पर उसमें संस्कार और सादगी कूट-कूट के भरे थे और ललित उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन ललित की माँ निर्मला जी के मन में कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और जहां वह कहेंगे, उनका बेटा ललित उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। निर्मला जी ललित की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थी। ऐसी लड़की जो न केवल सुंदर हो, बल्कि अपने साथ इतना सारा सामान और पैसा लेकर आए कि उनका समाज में एक अलग ही रुतबा बन जाए। अपनी सहेलियों के सामने वह गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवाए कि देखो, यह मेरी बहू है जो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा दहेज भी लाई है। उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी। बड़े रईस घर की लड़की थी जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब निर्मला जी ने ललित से यह बात कही तो उसने साफ-साफ कह दिया कि माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरानी से पूछा। उन्होंने सुना तो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, माँ, ललित ने दोहराया। निर्मला जी की सपनों की दुनिया एक झटके में ही उजड़ गई और जब उन्हें पता चला कि वह लड़की गरीब घर की है, फिर तो उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई। ललित ने अपनी माँ को बहुत समझाने की पूरी कोशिश की, पर निर्मला जी का दिल जैसे पत्थर सा हो गया था। उन्होंने ललित की एक ना सुनी। कोई और रास्ता ना पाकर एक दिन ललित ने सुनैना से मंदिर में जाकर शादी कर ली और सुनैना को घर ले आया। जब उन्होंने अपने बेटे ललित और उस लड़की सुनैना को पति पत्नी के रूप में एक साथ देखा तो निर्मला जी के भीतर की जिद और भी गहरी हो गई और अपने बेटे ललित पर भड़कते हुए बोली, या तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा या तो इस लड़की को। ललित ने अपनी माँ के पाँव में गिरकर माफी मांगी और सुनैना को स्वीकार करने की बहुत प्रार्थना की, परंतु निर्मला जी ने नजरें फेर ली। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन ललित को भरोसा था कि माँ की नाराजगी कुछ ही दिनों की है। वह केवल कुछ समय के लिए नाराज हैं, लेकिन जब वह सुनैना की सरल स्वभाव, उसकी सादगी, उसकी अच्छाई सच्चाई, उसकी विनम्रता को जानेंगी, तो उसे स्वीकार कर लेंगे, उसे अपना लेंगे। लेकिन उसकी यह उम्मीद जल्द ही निराशा में बदलने लगी। निर्मला जी का व्यवहार दिन पर दिन सुनैना के लिए और कठोर होता जा रहा था। सोना ने भी अपनी माँ को बहुत समझाना चाहा, लेकिन निर्मला जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। ललित बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका था। परेशान होकर आखिरकार शादी के कुछ ही हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और वह घर छोड़ दिया। बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर चला गया। वह जानता था कि उसकी माँ अपनी जिद के आगे नहीं झुकने को तैयार होंगी, इसलिए अपनी माँ से दूर जाना ही उसे उचित लगा। माँ की नाराजगी के बावजूद ललित हर महीने अपनी माँ को पैसे भेज दिया करता था। अपनी बहन सोना के जरिए अपनी माँ का हाल चाल लिया करता था और उनके सुख दुख को भी पता किया करता था और खुद भी कभी कभी माँ को फोन करता, पर माँ हर बार उसका नंबर देखकर फोन काट देती थी। हालांकि निर्मला जी की बेटी सोना की भी लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन निर्मला जी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि सोना के ससुराल वालों का स्टेटस बहुत अच्छा था। सोना की शादी अमीर घर में हो रही थी। आखिरकार सोना की शादी का दिन आ ही गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए ललित ने अपनी माँ के अकाउंट में पहले से ही पैसे जमा करवा दिए थे। निर्मला जी ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे ललित और बहू सुनैना को शादी का न्योता नहीं दिया था। सोना ने कई बार माँ से कहा कि भैया को बुला लो ना, आज मेरी शादी का दिन है। अगर भैया भाभी नहीं होंगे तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा।
पर निर्मला जी हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन सोना को अपने भाई पर विश्वास था कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। सोना जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तब ललित अपनी पत्नी सुनैना के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सोना की आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। भैया तुम आ गए, मुझे पता था तुम नहीं रह पाओगे। सुनैना ने भी अपनी ननद को गले से लगाया और कहा, आज बहुत प्यारी लग रही हो सोना, हमेशा खुश रहना। ललित ने अपनी माँ को देखकर उनकी ओर कुछ कदम बढ़ाए, पर निर्मला जी ने मुंह फेर लिया। तो ललित अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। शादी की रस्में पूरी हुई और सोना अपने ससुराल पहुंच गई। सोना के सामने अब सब कुछ नया नया था। नया घर, नए लोग और एक नई जिंदगी उसके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। सास ससुर ने सोना को अपनी बेटी की तरह गले से लगाए। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी मजाक और रीति रिवाज की चहल पहल के बाद ससुराल में भी सभी लोग अपने कमरे में सोने चले गए। सोना भी आकाश के साथ अपने कमरे में चली गई, जहां थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से आकर उसके चेहरे पर चमकने लगी, जिससे सोना की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वह अभी बिस्तर पर ही थी, आलस भरी नजरों से छत को देख ही रही थी। तभी अचानक से उसका फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर अपनी माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। आकाश उस समय बाथरूम में नहा रहा था। हाँ माँ, सुबह सुबह कैसे याद आ गई? सोना ने हंसते हुए कहा। निर्मला जी बोली, अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल मालूम न करूं तो क्या माँ कहलाऊंगी? बोल बेटा, वहां सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? सोना बिस्तर पर लेटकर हंसते हुए बोली, ओहो माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। अभी मुझे तैयार होना है। आकाश जी नहा चुके हैं। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। क्या? निर्मला जी घबराकर बोली, पहले ही दिन से तुझे यह लोग काम पर लगा देंगे। मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक हैं तेरे ससुराल वाले। सबके सामने तो बोले थे कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देंगे। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी तू? सोना ने माँ की बात सुनी और एक पल को सोच में पड़ गई। वह कुछ कहने ही वाली थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और आकाश बाहर आया। सोना ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन रख दिया। आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? सोना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, माँ का फोन था। मैं हालचाल जानने के लिए फोन की थी। वह उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद आकाश भी तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि सोना के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। आकाश ने उसका चेहरा गौर से देखा, मुस्कुराया और प्यार से पूछा, किसी बात से परेशान हो सोना क्या? जी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं। और माँ का तो क्या ही कहना, उनका स्वभाव तो तुम खुद ही देख लेना। अब चलो बाहर, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सोना कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकली तो घर में देसी घी से बने हलवे की खुशबू आ रही थी। दोनों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी मालती जी, सोना की सास ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आजाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। सोना थोड़ा संकोच में पड़ गई, पर मालती जी ने मुस्कुराते हुए उससे और आकाश के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म हलवे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, हंसी मजाक में थोड़ा तंज देते हुए बोल पड़ी, अरे मालती, यह क्या? बहू ने तो घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है। इसे बोलो घूंघट करने को। हमारे घर की बहुएं ऐसे खुले से थोड़े ही घूमती हैं। जमाना भले ही बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। पल भर को सोना सक पका गई। उसे लगा कि अभी सासू माँ उससे इस गलती के लिए कुछ सुना देंगी।
पर मालती जी ने मुस्कान बनाए रखी और शिष्टता से जवाब दिया, क्या ताई जी, आप भी ना, आपने इस घर में ज्योति को घूंघट किए हुए देखा था क्या? ज्योति मालती जी की बेटी और आकाश की बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा है। ताई जी ने चौंक कर कहा, वह तो इस घर की बेटी है मालती, वह क्यों घूंघट करेगी? तभी मालती जी मुस्कुराते हुए सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो यह भी तो मेरी बेटी ही है और मेरे लिए मेरी ज्योति जैसी ही है। बेटी और बहू इस घर में बराबर हैं, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ के कहे हुए एक एक शब्द सोना के कानों से होते हुए दिल में उतर गए। भीतर ही भीतर उसे एक सुखद एहसास होने लगा था। ये वही सास है जिनके बारे में माँ ने कई संदेह पाल रखे थे। खाने के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर सबके लिए खीर बनाया और सबको परोसा। पगफेरे की रस्में खत्म होने के बाद सोना और आकाश कुछ दिन घूमने के लिए निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वह हर एक पल, हर एक हफ्ते कभी ना भूल सकने वाला पल था। इन हसीन वादियों में घूमते हुए वह दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बनते चले गए। जब वह दोनों घर लौटे तो सोना थकान के बावजूद रसोई में अपनी सास मालती जी का हाथ बटाती थी। उसे लगता था कि यह सब करना उसका फर्ज है। कुछ दिन बाद सोना ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। एक शाम जब सोना और उसकी सासू माँ चाय की चुस्कियां लेते हुए मालती जी के साथ मटर छिल रही थी, तो मालती जी ने उसे बड़े प्यार से बोला, सोना, तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना सारा काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोल लेती है? ये घर तो तेरा ही है। बेटी, यहाँ उतने ही आराम से रह जितने आराम से तू अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम दोनों हमेशा हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो। काम की टेंशन तुम लोग मत लिया करो। सोना ने अपनी सासू माँ की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सारा दिन घर में अकेली ही काम करती रहती हो, सारा बोझ आप पर पड़े, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देना चाहती हूँ। उसकी वह सब बातें सुनकर मालती जी बहुत खुश हो गई। उसकी बातें मालती जी के दिल को छू गई। मालती जी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है और तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है, और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कभी भी कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। फिर वह थोड़ा रुककर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तो जब नौकरी पर जाती है ना, तो तेरे ससुर जी भी रसोई में मेरी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और वैसे भी अच्छा ही है ना, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियों में ऐठन हो जाए, उससे तो बेहतर है काम ही कर ले। सोना की आंखें चौड़ी हो गई। सच माँ जी, पापा जी खाना बनाते हैं? मालती जी हंस पड़ी। हाँ बेटी, कल जो तूने सब्जी खाई थी ना, वह तेरे ससुर जी ने ही बनाई थी। सोना का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को तो देखकर लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनके शौक हैं। एक दिन शाम को जब सोना स्कूल से लौटी, तो उसने देखा कि मालती जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। सोना ने स्कूटी किनारे रखा और मालती जी के पास तुरंत रसोई में चली गई आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, आजा सोना बेटा, आज तेरे लिए खास पकौड़े बनाए हैं हमने। मालती जी ने एक पकौड़ा उठाकर सोना के मुंह में डाल दिया, तो सोना हंसते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकौड़े बनाते हैं। बस बेटा तारीफ मत कर, वरना हर बार तेरी सास मालती मुझसे ही पकौड़े बनाने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर दौड़ गई। तभी सोना को महसूस होने लगा जैसे वह इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब लोग हंसी ठहाके में मग्न ही थे कि अचानक सोना का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से निर्मला जी की आवाज आई, क्यों सोना, अपनी माँ को तो भूल ही गई? शादी के बाद क्या तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? सोना ने शांत स्वर में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। कल जब आपने फोन किया था तो हम सब खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा था मैं बाद में बात करूंगी। निर्मला जी की आवाज
और तीखी हो गई। हाँ हाँ, सब लोग खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी हुई थी। कितनी बार कहा है तुझे, नौकरानी मत बन। उनके घर में जब भी काम बोले तो तू बीमार हो जाने का नाटक कर लिया कर। सोना का दिल बैठने लगा। वह संयम से बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। वह मुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं, और अगर थोड़ा बहुत काम कर ली तो क्या हो गया। आखिर यह घर मेरा भी तो है। अच्छा तू ये बता, कब आ रही है मुझसे मिलने। सोना एक पल को चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अच्छा माँ, मैं सासू माँ जी से एक बार पूछ लूं। अच्छा, अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी, और अगर वह तुझे मना कर दे तो तू नहीं आएगी। अगर तू यूं ही सब करती रही तो कभी भी सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार आ ही जाओ, आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसा होना चाहिए। निर्मला जी का स्वर और भी तीखा होता चला गया। बस बस, अपने सास ससुर की इतनी भी तारीफ मेरे सामने तो मत ही कर। मुझे सब समझ में आता है। चल अब मैं फोन रखती हूँ। फोन कट जाने के बाद मालती जी बोली, किसका फोन था बेटा। फोन था, सोना ने कहा। मालती जी ने एक गहरी सांस ली, फिर बेहद स्नेह से कहा, अकेली रहती है ना वो, उदास हो जाती होंगी। आखिर माँ तो माँ ही होती है। हाल चाल लिया करो उनका और मिल भी आया करो। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मालती जी बोली, ऐसा करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो आकाश ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में छुट्टियां मिलेंगी तो कुछ दिन रह भी लेना माँ के साथ। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मम्मी जी, आप ठीक ही कह रहे हो। अगले दिन जब सोना मायके पहुंची तो निर्मला जी का चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। पूरा दिन उन्होंने सोना के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को सोना आकाश के साथ वापस आ गई। अगले दिन सोना सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका फोन बजा। लेकिन माँ का नाम देखकर वह बहुत हैरान हुई। अभी अभी रात को तो मिलकर आई थी, अब सुबह सुबह आखिर माँ को क्या हुआ। उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से निर्मला जी की कराहती दर्द भरी आवाज आई, बेटी तू जल्दी आ जा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। न जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूँ। माँ की कांपती आवाज सुनकर सोना की सांसें थम सी गई। वह दौड़कर आकाश के पास गई, जो अभी अभी बिस्तर पर ही था। आकाश, माँ को कुछ हो गया है, वह गिर गई हैं, जल्दी से चलो। आकाश एकदम से उठा और मालती जी को आवाज दिया, माँ, सोना की माँ को चोट आई है। आकाश ने फौरन गाड़ी निकाली। मालती जी भी बिना वक्त गवाए जल्दी से तैयार हो गई। मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ निर्मला जी को देखने के लिए। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की। सोना और मालती जी साथ बैठे और तीनों निर्मला जी के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा, निर्मला जी दर्द से कराहती हुई फर्श पर पड़ी थी। माँ, सोना रोते हुए उनके पास बैठ गई। मालती जी ने आकाश से तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज्यादा है। कुछ हफ्तों का सख्त आराम जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालत बिगड़ सकते हैं। सोना ने माँ का हाथ थाम लिया। मालती जी ने निर्मला जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लो समधन जी, सोना और आकाश है ना, सब संभाल लेंगे। सोना ने कुछ दिनों के लिए माँ के साथ रुक जाने को कहा, ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए। इतना सुनते ही मालती जी ने बड़े अपनेपन से कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेले कैसे संभालेगी सब कुछ। ऊपर से तेरी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहां सब होंगे। तू, मैं, आकाश, सब लोग मिलकर उनकी देखभाल अच्छे से कर लेंगे। निर्मला जी ने जाने से मना किया, लेकिन मालती जी उनकी एक न सुनी। आकाश ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर सब मिलकर निर्मला जी को कार में बैठाकर घर ले आए।
सोना ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। अब उसका पूरा ध्यान अपनी माँ की देखभाल में ही था। वह माँ की दवाइयाँ और बाकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रख रही थी। तो मालती जी रसोई संभाल रही थी। आज वह उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, थोड़ा सा दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। निर्मला जी, जो अब तक खुद के को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थी, आज पहली बार इतनी मदद लेते हुए वह खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी, निर्मला जी संकोच के साथ बोली। तो मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ कैसी, आप मेरी सोना की माँ हैं, तो आप मेरे भी घर की हैं, बस चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका था। निर्मला जी अब भी सोना और आकाश के घर पर थी। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हो गई थी, लेकिन अभी भी निर्मला जी पूरी तरह से उठ बैठ नहीं पा रही थी। आज रविवार था, तो हर रविवार की तरह आज भी सब लोग एक कमरे में बैठकर एक साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आकाश और सोना निर्मला जी को भी व्हील चेयर पर बैठाकर सबके पास ले आए। मालती जी ने पहले से ही टेबल पर गर्मा गर्म समोसे और चटनी बनाकर रख दिए थे। सब लोग गर्मा गर्म समोसे खाते हुए एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में गेम भी खेल रहे थे। सोना और आकाश तो मजेदार डायलॉग पर अपनी अपनी टिप्पणी देने लगते, तो वहीं ससुर जी जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाते। निर्मला जी इन सब माहौल को देखकर अभिभूत होती। उस रात निर्मला जी को नींद नहीं आई। इस घर की माहौल को देखकर वह बहुत हैरान थी। यहाँ सबके बीच एक अनोखा प्यार था। कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता दिखाई दे रही थी। सोना को यह लोग कितना चाहते थे, यह उन्हें पता नहीं था। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का कितना ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हैं, पर यह दुनिया उन्हें इतनी ज्यादा अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सुकून पनपने लगा था। यह घर कोई ईंट या पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा आशियाना लग रहा था जिसकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर ही टिकी थी। यहाँ तनाव चिंता का तो नामो निशान ही नहीं था। हर कोने से खुशियां झलक रही थी। अब तो निर्मला जी को अपनी सोच पर भी शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं भी कितनी पागल थी, जो अपनी ही बेटी को इस प्यारे से परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी। निर्मला जी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक सोना का फोन बजने लगा। सोना की छुट्टियां पूरी हो जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल सर ने बोला, सोना, पेरेंट्स मीटिंग करनी है तो तुम्हें भी स्कूल आना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी स्कूल से ली गई छुट्टी भी अब खत्म हो चुकी है। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। तभी मालती जी बोली, क्या हुआ बेटा? तो सोना बोली, माँ जी, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ बेटा, जाओ ना, हम लोग तो हैं यहाँ। मालती जी ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन माँ को छोड़कर, मेरा मतलब है आप अकेले कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी? सोना ने उदास होकर बोला, तू निश्चिंत होकर स्कूल जा बेटा, यहाँ मैं हूं ना, और मेड भी लौट आई है अपने गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। मालती जी ने शांत स्वर में कहा, और वैसे भी तेरा काम भी तो जरूरी है। मालती जी की इस बात ने सोना का मन हल्का कर दिया। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है मां जी, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। मालती जी ने सोना के सर पर हाथ रख कर बोला, बेटी तुम जाओ और अपना काम मन लगाकर करो, और यहाँ की फिक्र बिल्कुल भी मत करना। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी निर्मला जी की आंखें आंसुओं से भीग गई। सोना ने अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। पीछे मालती जी ने भी निर्मला जी की देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। धीरे धीरे निर्मला जी की तबीयत में सुधार आने लगा था। उनकी सेहत के साथ साथ उनका स्वभाव में भी अब नरमी दिखने लगी थी। पहले वह खाली वक्त में मौज मस्ती और पार्टियों में ही बिताया करती थी, जहाँ लोग एक दूसरे की बुराइयां और हंसी के दिखावे में ही लगे रहते थे। वहीं आजकल वह मालती जी के साथ बैठकर कथा प्रवचन भागवत सुना करती थी। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थी। अपनी माँ का यह सब बर्ताव देखकर सोना का मन खुश हो गया।
अब निर्मला जी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। यह देखकर सोना खुशी के मारे अपनी माँ को गले लगा लेती है। एक शाम मालती जी और निर्मला जी सोफे पर साथ बैठी हुई थीं। तो निर्मला जी ने मालती जी से कहा, अब मैं सोच रही हूँ कि अपने घर लौट जाऊं समधन जी। मालती जी ने चौंक कर कहा, क्यों बहन जी, यहाँ कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, निर्मला जी बोली, और वैसे भी यहाँ मैं आपके साथ हूँ, सोना है, आकाश है, घर जाकर आप अकेले क्या करेंगी? निर्मला जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं, यहाँ रहते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले सोना के पापा ने मुझे छोड़ दिया, फिर मेरा बेटा जिसे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि ललित के लिए लड़की मैं चुनूं, तो क्या गलत था? इतना अच्छा खानदान था, खूब धन संपत्ति थी, लेकिन ललित ने तो कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर बोली, अब तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती। बात तब तक भी नहीं करती। मालती जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा। लेकिन बहन जी, एक बात बताइए, क्या आपने एक बार भी ललित की बात सुनने की कोशिश की? कभी उसकी पसंद की लड़की को समझने की या जानने की कोशिश की? निर्मला जी चुप रही, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वह गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वह बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं। चलना उन्हें है। अगर वह खुद की बनाए रास्ते पर खुश हैं, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? निर्मला जी की आंखें कुछ पल को दूर कहीं टिक गईं, फिर बहुत धीमी स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं, मैं समझती हूँ मालती जी, लेकिन मेरे भी तो कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में अपना सर उठाकर चलूं। आखिर लोगों के बीच हमारी भी तो कोई इज्जत है या नहीं? गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मेरी सहेलियां मुझ पर हंसने लगी थी, मेरा मजाक बनाकर रख दिया था उन्होंने। यह सब ललित और उस लड़की सुनैना की वजह से हुआ। मालती जी ने निर्मला जी को गौर से देखते हुए बोला, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर हम अपने रिश्ते खराब कर दें, क्या यह सही था? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह बात सुनकर निर्मला जी सन्न रह गई। फिर मालती जी आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, पर कभी कभी वह जैसा भी चलती हैं, वैसा ही सबसे बेहतर साबित होता है। आपको यकीन नहीं होगा समधन जी, आकाश के लिए भी एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी थी, अपने पिता के साथ उनका बिजनेस भी संभालती थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए, लेकिन आकाश ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वह सोना से प्यार करता है और उसी के साथ साथ शादी करके अपना जीवन बिताना चाहता है। हमने आकाश के फैसले का सम्मान किया। हम उसके विरुद्ध नहीं गए, क्योंकि हमें हमारे बेटे की खुशी प्यारी थी। अगर उस वक्त हम भी धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वो रिश्ता हो जाता, पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल ना होती और मुझे जिंदगी भर इसका मलाल रहता। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की शायद हमारे घर में टिक भी ना पाती। आज अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुश देखती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। लेकिन बहन जी, आपने ठीक उसका उल्टा किया। आपने पैसे को महत्व देकर अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। आपने अपने अहम के कारण अपनी जिंदगी का को बोझ बना लिया है। बहन जी, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। निर्मला जी के दिल में हलचल मच रही थी। मालती जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपका बेटा आज भी आपके बेहद करीब है। सोना ने मुझे बताया कि वह आपके घर का पूरा खर्चा उठाता है। अक्सर सोना को फोन करके
सोना और आकाश से भी बात करता है और आपके बारे में भी पूछता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से आप गिरी हैं, रोज उसका फोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि आपने ही उसे अपने आप से दूर कर दिया है। निर्मला जी की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उनके कांपते हाथों ने मालती जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उस रात निर्मला जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पलंग पर लेटी लेटी मग रही, मगर आंखें छत की ओर ही टिकी थी। उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। सुबह जब सोना उठी तो देखा माँ जाने की तैयारी कर रही हैं। क्या हुआ माँ? सोना ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया। सोना, मैं अपने घर लौट रही हूँ। सोना हैरान थी। माँ, आप ठीक तो है ना? अचानक यह क्या हुआ? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन निर्मला जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है। सबने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार आकाश उन्हें घर छोड़ आया। कुछ देर बाद सोना ने माँ को फोन मिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके भीतर बेचैनी घेरने लगी थी। तभी शाम को सोना के फोन की घंटी बजी। वह झट से उठी और जल्दी से फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, सोना का दिल कांप उठा। क्या? वह आश्चर्य भरे स्वर में बोली, और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई। गला भर आया। फोन सुनते सुनते वह फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी ही देर बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फोन कट चुका था। उधर मालती जी और आकाश उसे यूं ही रोते हुए देखकर घबरा गए। क्या हुआ सोना बेटा? बताओ तो सही, क्या बात है बेटा? मालती जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर सोना अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। वह फिर से रो पड़ी। मालती जी चौंक कर बोली, बात क्या है बेटा? कुछ तो बताओ। तो सोना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। भैया का फोन था माँ। वह कह रहे थे कि माँ उनके पास उनके घर पर हैं। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों बहुत हैरान ही हो गए थे। यह सुनकर मालती जी की आंखें नम हो गई। सच में निर्मला जी अपने बेटे बहू के पास? आकाश ने पास आकर कहा, यह तो कमाल हो गया। सोना ने सिसकते हुए आगे बताया, पता है माँ जी, माँ ने न केवल भैया को गले लगाया, बल्कि उनसे माफी भी मांगी। फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती ही रही। भैया यह सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था और फिर सोना ने धीरे से कहा। यह बात बताने के बाद भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, सोना, मेरी आंखों पर एक अहम का पर्दा था, अपने ही अहम का। मैं बहू में कमी ढूंढती रही, पर दरअसल कमी तो बहू में नहीं, मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सास से बात की तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की हर दीवारों को तोड़ दी। और सच कहूं तो सोना, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब मैं अभी अपने बेटे और बहू के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ सिखा दिया है तेरी सासू माँ ने मुझे। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसे तेरे सास ससुर तुझे रखते हैं। और फिर माँ बोली, अब फोन रखती हूँ। तेरी भाभी मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर ले आई हैं। हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए सोना ने अपनी बात पूरी की तो मालती जी ने सोना के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थी। देखा बेटी, माफी में बहुत ताकत होती है, जो रिश्तों के मलबे को भी घर में तब्दील कर देती है। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा मन मुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार हमेशा साथ होगा। मालती जी सोना के आंसू पोंछते हुए बोली तो सोना उनका धन्यवाद करते हुए बोली, माँ जी, जो काम मैं आज तक कभी नहीं कर पाई, वह आपने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से एक हो गया। भगवान करे सबको आप जैसी ही सास मिले और ससुराल मिले। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जैसे माँ की डांट फटकार में प्यार खोज लेते हो, वैसे ही सास की डांट फटकार में प्यार खोजने की कोशिश करोगे तो जरूर उस माँ की डांट में भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ मिलेगा। रोते हुए संसार में आई
तब माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु के समान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी बेहतरीन कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कहानी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।